आप सभी का MIT क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी में गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जननी मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने पहले लेक्चर में पुष्प की संरचना पढ़ी थी। चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और उसमें हमने पढ़ी थी पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प की संरचना में जो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले ऑर्गन थे, अंग थे, वो दो प्रकार के थे, एक मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन। जो फीमेल ऑर्गन थे यानी पुष्प के मादा जनन अंग जो होते हैं, उन मादा जनन ऑर्गन्स में, मादा जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पौधे की फीमेल लैंगिक इकाइयों के निर्माण की क्रिया, यानी पुष्प के फीमेल भाग में मादा लैंगिक जनन की या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक जटिल क्रिया है जो कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। अब इस क्रिया को समझने से पहले हमको पुष्प के फीमेल या मादा प्रजनन अंगों की संरचना को समझना होगा। तो आइए देखते हैं। पुष्प के जो फीमेल प्रजनन अंग है उसको कहा जाता है जायांग या जाइनोसियम। जाइनोसियम। अब जो जायांग या जाइनोसियम होता है उसकी एक यूनिट को कहा जाता है अंडप। उसकी एक यूनिट को कहा जाता है अंडप। यानी जायांग की जो क्रियात्मक इकाई है यह एक यूनिट है जिसमें फीमेल प्रजनन इकाइयों का या फीमेल जैमीट का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है अंडप। तो जायांग में क्या होते हैं? अंडप। वो किसी जायांग में एक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। यदि एक है तो जायांग कैसा हुआ? एक अंडपी। और यदि किसी जायांग में एक से अधिक अंडप हैं तो वो होता है बहु अंडपी। ये जायांग की दो कैटेगरी हो गई, एक अंडपी जिसमें जिस जायांग में एक अंडप हो, और बहुअंडपी जिसमें एक से ज्यादा अंडप हो। अब जो बहुअंडपी होते हैं यानी जिनमें एक से ज्यादा अंडप होते हैं, वे अंडप आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो उस जायांग को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा अंडप हो और वो अंडप आपस में संलग्न हो, जुड़े हुए हों, उसे कहते हैं युक्त अंडपी। तो वो जायांग किस प्रकार का हुआ? युक्तांडपी। और जिसमें एक से ज्यादा संख्या में हैं परंतु वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, तो उसको कहते हैं वियुक्तांडपी, यानी अलग अलग, वियुक्तांडपी। तो ये तो जायांग की बात हुई। अब जो अंडप होता है
उसके होते हैं 3 भाग। जो अंडप होता है उसके होते हैं 3 भाग। कौन कौन से? देखिए, अंडप इस प्रकार से होता है। ये अंडप है। इसका जो ऊपरी भाग है, अपर पार्ट, शीर्ष भाग है, उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये ट्यूब, इसको कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग है, बेसल पार्ट, आधारीय भाग, जो फूला हुआ भाग है, उसे कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय या ओवरी। गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है वो ओवरी में स्थित, ओवरी में होते हैं बीजांड, ओवरी में पाए उपस्थित होते हैं बीजांड या पाए जाते हैं बीजांड। तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया बीजांड में होती है। बीजांड कहाँ होते हैं? ओवरी में। ओवरी किस में होती है? अंडप में। और अंडप कहाँ होता? जायांग में। जायांग क्या है? पुष्प का फीमेल प्रजनन भाग या पुष्प का फीमेल मादा जनन तंत्र। अब जो अंडाशय होता है उसमें कुछ पौधों में अंडाशय के अंदर एक कोष्ठक होता है, किसी में एक से ज्यादा, 3, 5, अलग अलग फैमिली में अलग अलग होते हैं। बीजांड की संख्या भी अलग अलग होती है, यानी ओवरी में या अंडाशय में कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक में बीजांड पाए जाते हैं। कोष्ठकों की संख्या भी अलग अलग फैमिली में अलग अलग होती है और कोष्ठकों में बीजांडों की संख्या भी अलग अलग होती है। कुछ पौधों में जैसे चना मटर वगैरह है, एक चैम्बर में एक हो सकता है, सरसों में 2 होते हैं, 2 बीजांड होते हैं प्रत्येक चैम्बर में। मालवेसी कुल गुड़हल वगैरह में प्रत्येक कोष्ठक में 2 होते हैं और ओवरी में 5 कोष्ठक होते हैं। क्रूसीफेरी या सरसों में एक ओवरी में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीजांड और ओवरी में चैम्बर की व्यवस्था वो सभी फैमिली में अलग अलग है। हमें तो बस ये ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए कि जायांग, जायांग की यूनिट अंडप, अंडप के 3 भाग, शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र, ट्यूब जैसे मिडिल पार्ट को वर्तिका और बेसल आधारीय भाग को जो फूला हुआ है उसे कहते हैं अंडाशय या ओवरी। ओवरी में होते हैं बीजांड और बीजांड में होती है ये गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस या गुरु बीजाणु जनन की क्रिया। तो किस रूप में या किस प्रकार होती है? देखिए, ओवरी में जो बीजांड होते हैं, जो बीजांड पाए जाते हैं, वो ओवरी की वॉल के साथ एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। उस संरचना का नाम होता है प्लेसेंटा। यानी जो ओवरी का चैम्बर है, उस चैम्बर की जो दीवार है उसके साथ जो बीजांड जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ओवरी, ये ओवरी, इस ओवरी में ये ओवरी का हो गया चैम्बर, ये ओवरी का हो गया चैम्बर, कक्ष, कोष्ठक। इस कक्ष में ये बीजांड जुड़ा हुआ है, ये बीजांड है, ये जो है ये बीजांड, ये है बीजांड। तो बीजांड इस वॉल के साथ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिस संरचना से जुड़ा हुआ है, उस संरचना का नाम होता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये उस संरचना का नाम होता है प्लेसेंटा। इसको कहेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। तो बीजांड ओवरी के कक्ष में या अंडाशय के कक्ष में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा।
प्लेसेंटा बीजांड से जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है, यानी बीजांड का वह पॉइंट, बीजांड का वह पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पर क्या जुड़ा है, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को कहते हैं हाइलिम, उस पॉइंट को कहते हैं हाइलिम। उस पॉइंट को कहते हैं हाइलिम, यहां जुड़ा है। अब यदि इसकी व्यवस्था हम देखते हैं तो देखिए इस प्रकार से होता है ये बीजांड, ये एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है। इसमें ये हो गया प्लेसेंटा, ये होगा हाइलम, और ये कहलाता माइक्रोपिल, और ये होता चैलेजा। ये जो पार्ट है ये इसके दो भाग, एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई। इन दोनों लेयर्स का नाम होता अध्या आवरण, अध्या आवरण या इंटिग्यूमेंट, ये व्यवस्था है। यानी बीजांड में जिस स्थान पर वो जुड़ा है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम प्लेसेंटा से जुड़ता है और प्लेसेंटा ओवरी की वॉल से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा द्वारा बीजांड विन्यासित रहते हैं किसमें, ओवरी के कक्ष में या ओवरी के चैम्बर में। अब जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ बीजांड है, उस बीजांड के जो आवरण होता है, जो उसके चारों ओर का भित्ति है, खोल है, दीवार है, कैप्सिड है, उसके चारों ओर का जो खोल है उसमें दो लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स को कहा जाता अध्या आवरण। जो बाहर की ओर है बाह्य अध्या आवरण, जो अंदर की ओर है आंतरिक अध्या आवरण या आउटर इंटिग्यूमेंट और इंटरनल इंटिग्यूमेंट। ये दोनों ही अध्या आवरण का जो शीर्ष होता है उस पर एक छिद्र पाया जाता है। दोनों अध्या आवरणों का जो शीर्ष होता है, शीर्ष भाग होता है, उसका टॉप भाग होता है, उस पर एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपिल। बीजांड द्वार ये होता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत जो अध्या आवरण हैं, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत जो अध्या आवरणों का भाग है उसको कहते हैं चैलेजा यानी निभाग। ये हो गया निभाग। तो इस बीजांड के दो भाग हो गए, जो छिद्र की ओर है, माइक्रोपिल की ओर का भाग है, उसे कहते हैं बीजांड द्वारीय भाग यानी बीजांड द्वार की साइड वाला भाग। और जो उसके विपरीत निभाग या चैलेजा की ओर की साइड का भाग है उसे कहते हैं चैलेजियल भाग या चैलेजियल पार्ट। अब इसके अंदर जो हाइपोडर्मल यानी इस चैम्बर में यहां पर जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, उनमें से कोई एक कोशिका, भित्ति की साइड वाली कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से अपने साइज को लार्ज करती है, बड़ा करती है। यानी वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बाकी सेल से थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, उसका न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है और जो वो सेल है वो थोड़ी लार्ज हो जाती है। ये जो लार्ज सेल हुई, इस सेल को कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। इस सेल को कहा गया आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल सूत्री विभाजन करती है पहले,
यानी ये सेल 2n होती है, स्पोरोफाइट होती है, बीजाणुत्भिद होती है और सूत्री विभाजन करके 2n प्रकार की ही 2 सेल निर्मित करती है। यहां पर भी परिणत विभाजन होता है, यानी एक कोशिका अंदर की ओर बनती है और एक कोशिका भित्ति की ओर, बाहर की ओर बनती है। जो बाहर की ओर सेल बनी वो पेरिनियल सेल कहलाती है और जो अंदर की ओर बनती है उसको कहा जाता है प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका, प्राइमरी मेगा स्पोरजेनस सेल। यहां क्या हुआ, गुरु बीजाणु जनन में क्या हुआ, सबसे पहले बीजांड की जो भित्तीय कोशिका है, हाइपोडर्मिस की सेल है, उन सेल्स में से कोई एक सेल अन्य सेल से डिफरेंस हो गई, अलग हो गई। क्या अलग हुआ उसमें, उसका साइज जो था वो लार्ज हो गया, साइज जो था वो लार्ज हो गया, न्यूक्लियस स्पष्ट हो गया और जो साइटोप्लाज्म था वो थोड़ा सघन हो गया, अन्य से डिफरेंस होगी। अब वो सेल आगे क्या करेगी, इस सेल को क्या कहा, आर्ची स्पोरियल सेल, प्रप्सु कोशिका। अब ये कोशिका आगे क्या करेगी, सूत्री विभाजन, जिसके द्वारा 2 सेल बनेंगी, परिणत प्रकार का विभाजन है। जो सेल भित्ति की ओर बनती है वो पेरिनियल सेल और जो अंदर की ओर बनती है वो प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका, इसमें डेवलप होगी। जो बाहर की ओर सेल बनी थी उसने भित्ति का निर्माण किया, आगे विभाजन जारी रहा उसमें। लेकिन जो अंदर की ओर बनी थी जिसका नाम था प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका, यानी प्राइमरी मेगा स्पोरोजेनेस सेल, मेगा स्पोरोनस सेल, वह सेल कार्य करती है मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में, मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में। यानी अब उसमें आगे जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री होगा, वो मियोसिस प्रकार का होगा। अर्धसूत्री विभाजन मतलब उससे वो द्विगुणित कोशिका है, उससे 4 हैप्लॉइड सेल, 4 अगुणित कोशिकाएं डेवलप होंगी। यानी यहां पर ये सेल, कौन सी सेल, आर्ची स्पोरियल सेल। अब इस आर्ची स्पोरियल सेल ने जब डिवीजन किया, विभाजन किया, तो इससे सेल हो गई ये 2 भागों में बट गई, यानी इससे 2 सेल डेवलप हो गई। एक 2 सेल डेवलप होगी, एक सेल भित्तीय सेल और एक हो गई प्राथमिक स्पोरजेनस सेल, प्राइमरी मेगा स्पोरजेनस सेल। अब ये मेगा स्पोरजेनस सेल जो है वो फिर विभाजन करती है पुनः, लेकिन विभाजन किस प्रकार का करती है, अर्धसूत्री प्रकार का, वो विभाजन करती है अर्धसूत्री प्रकार का। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, यदि ये 2n सेल है तो इसमें 2 बार विभाजन, यानी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड होंगे और ये जो सेल बनेगी वो n प्रकार की 4 सेल इससे निर्मित हो जाएंगी। क्या हुआ, यहां जो सेल थी अब उसने 4 हैप्लॉइड सेल डेवलप करी, ये 4 हैप्लॉइड सेल डेवलप की उसने विभाजन द्वारा। इसके बाद जो चैलेजा की साइड वाली 3 सेल होती हैं, जो चैलेजा की साइड वाली 3 सेल होती हैं, 1 2 3, ये तीनों सेल्स कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, डेस्ट्रॉयड हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, यानी ये एक्टिव नहीं रहती, ये सक्रिय नहीं रहती। जो चतुर्थ सेल होती है या सेंटर की ओर सेल होती है, अंदर की ओर सेल होती है, वो हमेशा वो रहती है एक्टिव, ये सक्रिय होती है। ध्यान रखना, आर्ची स्पोरियल सेल से विभाजन हुआ, सूत्री विभाजन, तो 2 सेल बनी, एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल और एक पेरिनियल सेल। पेरिनियल सेल ने भित्ति का निर्माण किया और मेगा स्पोर सेल ने या प्राइमरी मेगा स्पोरस सेल ने अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं निर्मित हुई और 4 में से चैलेजा की साइड वाली 3 कोशिकाएं कुछ समय बाद नष्ट हो गई। कितनी सेल बची, 1। अब वो जो
एक सेल बची है वो जो हैप्लॉइड प्रकार की है, वही डेवलप होकर, विकसित होकर अपने साइज को लार्ज करती है और कन्वर्ट होती है फीमेल जेमिटोफाइट, मादा युग्मकोद भिद। किसमें कन्वर्ट होती है? मादा युग्मकोद भिद, यानी फीमेल जेमिटोफाइट मादा युग्मकोद भिद में कन्वर्ट हो जाती है। मादा युग्मकोद भिद को एक दूसरे नाम से जाना जाता है भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक। तो जो अर्धसूत्री विभाजन में एक्टिव सेल थी वो भविष्य में किस में कन्वर्ट होगी? एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोष में, या फीमेल जेमिटोफाइट में, मादा युग्मकोद भिद में। आप मादा युग्मकोद भिद कह लीजिए या एम्ब्रियो सैक कह लीजिए या भ्रूण कोष कह लीजिए, ये एक ही संरचना के नाम है। अब ये संरचना कैसी होती है? एन प्रकार की, अगुणित प्रकार की। यानी ये जो सेल है ये अब अपने साइज को इसने बड़ा किया और किस में कन्वर्ट हो गई? ये साइज हो गया इसका ये। अब इसमें एक न्यूक्लियस है, यानी जो एक्टिव सेल थी वो हैप्लॉइड प्रकार की है, अगुणित प्रकार की है। अब ये अगुणित सेल क्या करेगी? अगुणित सेल का जो न्यूक्लियस है, जो हैप्लॉइड प्रकार का न्यूक्लियस है, वो 3 बार डिवीजन करेगा। और कैसा डिवीजन करेगा? क्योंकि हैप्लॉइड सेल में सूत्री विभाजन होता है। हैप्लॉइड सेल में हमेशा कैसा विभाजन पाया जाता है? सूत्री विभाजन हो सकता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो जो हैप्लॉइड सेल बनी, फीमेल जेमिटोफाइट बना, उसका अगुणित केंद्रक 3 बार सूत्री विभाजन करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। और 3 बार जब कोई न्यूक्लियस विभाजन करता है तो उससे कितने न्यूक्लियस का निर्माण होता है? एक डिवीजन में 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो 3 डिवीजन में न्यूक्लियस बनेंगे 8। देखिए कैसे होगा। ये सेल, इसमें एक न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड है, अब ये सूत्री विभाजन करेगा तो ये जो न्यूक्लियस होगा, एक में 2 बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस इधर डेवलप होगा, दूसरा न्यूक्लियस इधर डेवलप होगा। पहला विभाजन, कितने विभाजन हो गए? 1। अब दूसरे विभाजन में दोनों न्यूक्लियस विभाजन, दोनों न्यूक्लियस करेंगे, तो दूसरे विभाजन में क्या होगा? इधर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे और इधर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो दूसरे विभाजन टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 4। अब थर्ड विभाजन जो होगा वो चारों न्यूक्लियस करेंगे, तो प्रत्येक एक एक बनाएगा। तो थर्ड विभाजन में के लास्ट में टोटल न्यूक्लियस हो जाते हैं इस सेल में 8। यानी ये जो सेल है इसमें अब 8 न्यूक्लियस हो गए। आठ न्यूक्लियस हो गए। अब आगे क्या होगा? इन 8 न्यूक्लियस में से ये कितने न्यूक्लियस? 8। 4 चैलेजा की ओर और 4 न्यूक्लियस बीजांड द्वार की ओर, यानी 4 माइक्रोपिल की साइड में हो गए, 4 चैलेजा की ओर हो गए। 8 न्यूक्लियस कैसे हुई? ये बात आपको समझ आ गई। अगुणित कोशिकाएं सूत्री विभाजन करती हैं और सूत्री विभाजन में एक केंद्रक से 2 केंद्रक 2 न्यूक्लियस निर्मित होते हैं। पहला विभाजन हुआ तो एक न्यूक्लियस से 2, फिर दूसरे विभाजन में दोनों न्यूक्लियस विभाजन करेंगे 2 से 4, और तीसरे विभाजन चारों करेंगे तो 4 से 8, यानी 3 विभाजन में 8 न्यूक्लियस डेवलप हो गए। 8 न्यूक्लियस में से 4 उस सेल के चैलेजल पोर्ट की ओर हैं, यानी चैलेजा वाले भाग की ओर हैं, चैलेजा वाले भाग की ध्रुव पर हैं, और 4 न्यूक्लियस माइक्रोपिल की साइड में माइक्रोपिल की ओर हैं।
अब होता क्या है, इन 8 न्यूक्लियस में से दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस थोड़े सेंटर की ओर खिसकते हैं और एक साथ अटैच हो जाते हैं। अब इन दो न्यूक्लियस से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। अब क्योंकि दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस थे, दोनों ओर से एक एक खिसक कर बीच में आ गया, दोनों अटैच हुए, सेंट्रल न्यूक्लियस बन गया, द्वितीय केंद्रक, द्वितीय न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस किस प्रकार का हुआ, 2n प्रकार का, नाम हो गया द्वितीय न्यूक्लियस। अब ऊपर की साइड में भी 3 बचे, यानी चैलेजा की ओर भी 3 न्यूक्लियस बचे और बीजांड द्वार की साइड में भी 3 न्यूक्लियस बचे। अब जो चैलेजा की ओर के 3 न्यूक्लियस थे, चैलेजा की साइड में जो 3 केंद्रक हैं, वे तीनों केंद्रक थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके या अपने साथ जोड़कर 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो चैलेजा की ओर इस सेल में क्या हो गया, एक न्यूक्लियस ये, यानी एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, तीनों न्यूक्लियस ये हो गए। तीनों न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने साथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लिया और 3 कोशिकाएं निर्मित कर ली, यानी अपनी अपनी कोशिकाएं निर्मित कर ली। ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं ये हो गई। ये क्या बताया था आपको, द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक। इसके बाद नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियस बचे, निचली साइड में 3 न्यूक्लियस बचे। ये तीनों न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के साथ जुड़कर या साइटोप्लाज्म को एकत्रित करके अपनी अलग अलग सेल निर्मित कर लेते हैं। तो क्या होता है यहां पर, निचले तीनों न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये, एक ये और एक थोड़ा ऊपर को खिसक कर यहां आ जाता है बस। ये भी क्या करेंगे, ये भी अपनी अपनी सेल बनाएंगे। इसने ये अपनी सेल यहां बना ली, इसने ये बना ली और इसने अपनी सेल ये बना ली। तो ये जो ऊपर की तरफ की सेल है, ये होता है एग सेल, ये कहलाती है एग सेल या अंड कोशिका। और ये दोनों होती हैं सहायक कोशिका, नर्स सेल कह सकते हैं, सहायक कोशिका। तो इस प्रकार बीजांड के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा एक ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना निर्मित होती है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस होते हैं और कोशिकाएं 7 होती हैं, कोशिकाएं 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकाएं होती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कैनाट्रोपस या पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में या बीजांड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि बीजांड
पॉलीगोनम प्रकार के बीजांड में या भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, यानी 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं, 8 न्यूक्लियस या 8 केंद्रक होते हैं। अब ये व्यवस्था कैसे होती है? बीजांड में जो व्यवस्था होती है या भ्रूण कोश की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है। ये फीमेल जैमिटोफाइट यानी भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं इधर होती हैं शैलजा की ओर, 2 कोशिकाएं नर्स सेल होगी, ये एग सेल, और ये हो गई आपकी सेकेंडरी सेल, द्वितीय कोशिका या द्वितीय न्यूक्लियस। ये क्या है? फीमेल जैमिटोफाइट यानी भ्रूण कोश। कहाँ होता है ये? किसके अंदर होता है? बीजांड के। ये बीजांड के, बीजांड का ये जो द्वार है इसको कहते हैं बीजांड द्वार। ये क्या हुआ? बीजांड द्वार। ये क्या हुआ? जहां ये जुड़ा हुआ ये पॉइंट हाइलम, ये हुआ हाइलम, और ये होता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत, और इससे नीचे ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ बीजांड व्रंत। ये जो पार्ट है इस साइड का, ये पार्ट, इसे कहते हैं चेलेजा यानी निभाग। ये हो गया निभाग। और ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट सेल्स हैं इसके अंदर, यहां भी सेल्स, ये भी सेल्स, ये टोटल पूरे में सेल्स होती हैं यहां पर। ये सब ये होते हैं, ये बाह्य अध्या आवरण, और ये हो गया आंतरिक अध्या आवरण। ठीक, आंतरिक अध्या आवरण। अब यहां पर इसमें पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, या हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके लिए व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसे कहा जाएगा वैस्कुलर बंडल यानी संवहन पूल। इसमें होता है संवहन पूल, यहां पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। ये बीजांड की स्ट्रक्चर हो गई। ये 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स का नाम हो गया प्रतिमुख कोशिका। ये द्वितीय केंद्रक, अंड कोशिका, और ये सहायक कोशिका। अब देखिए इसमें जो फीमेल पार्ट है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला यूनिट है, वो है ये एग सेल। एग सेल कैसी सेल है? फीमेल सेल, फीमेल यानी मादा जनन कोशिका,
फर्टिलाइजेशन में यही भ्रूण का निर्माण करेगी, इसी से एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जो द्वितीय केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उससे निर्माण होगा भ्रूण के पोषण के लिए भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का। तो ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आएंगी जो इसके बाद है। अब देखिए हमने गुरु बीजाणु जनन में क्या हुआ, यानी गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या है, उसमें क्या हुआ, क्या स्टडी की हमने। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पौधे के फीमेल भाग में होती है, फीमेल प्रजनन अंग में होती है। फीमेल प्रजनन अंग को जायांग कहते हैं। जायांग की एक यूनिट को अंडप कहते हैं। अंडप के 3 भाग, ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, मध्य नली जैसा भाग वर्तिका और आधारीय भाग जो फूला हुआ है अंडाशय या ओवरी। ओवरी में कोष्ठक होते हैं, अलग अलग फैमिली में अलग अलग कोष्ठक, और प्रत्येक कोष्ठक में बीजांड होते हैं। बीजांड की संख्या भी अलग अलग फैमिली में अलग अलग हो सकती है। हमें तो ये समझना कि ओवरी, अंडाशय, अंडाशय में बीजांड प्रेजेंट होते हैं। बीजांड की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसे अध्या आवरण कहते हैं। अध्या आवरण में उपस्थित हाइपोडर्मिस की कोशिका अन्य कोशिकाओं से कुछ डिफरेंस होती है, अलग हो जाती है, न्यूक्लियस क्लियर हो जाता है उसका, साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है, और वो पहले सूत्री विभाजन करती है। सूत्री विभाजन किया तो 2 कोशिकाएं निर्मित हुई, जो भित्ति की ओर पेरिनियल सेल, अंदर की ओर बीजाणु, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब भित्ति वाली कोशिका ने पेरिनियल सेल ने डिवीजन किया तो वॉल का भित्ति का निर्माण किया, और प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया और 4 कोशिकाओं का निर्माण किया जो अगुणित थी। उन 4 में से चैलेजा की ओर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो गईं, और जो शेष एक्टिव सेल थी उसके न्यूक्लियस ने विभाजन करके 8 न्यूक्लियस बनाए, और जो सेल थी वो लार्ज साइज में होकर पूरे बीजांड में फैल गई, यानी बड़ी होगी। अब उसको कहा जाएगा फीमेल जेमिटोफाइट या भ्रूण कोष। जो 8 केंद्रक थे उनमें से 2 केंद्र एक साथ कनेक्ट हुए तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण हुआ। चैलेजा की ओर जो 3 न्यूक्लियस बचे उन्होंने एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण किया, और जो माइक्रोपिल की तरफ 3 कोशिकाएं बची उनमें से 2 सहायक कोशिकाएं हो गई और एक एग सेल के रूप में विकसित हो गई। तो इस प्रकार गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई। इसमें गुरु बीजाणु जनन में कभी कभी केवल बीजांड का डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। तो बीजांड का डायग्राम यह है, इस प्रकार आपको बनाना है। और यदि गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस आती है, प्रक्रिया आती है लिखने के लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, उसमें डायग्राम भी बनाना होता है और ये सब लिखना भी होता है। तो अब इसके बाद क्योंकि लघु बीजाणु जनन की क्रिया हो गई, यानी पुष्प के मेल भाग में जो मेल जेमिटोफाइट का उसका निर्माण हो गया लघु बीजाणु जनन द्वारा, फीमेल पार्ट का निर्माण होगा, फीमेल जेमिट का निर्माण हो गया गुरु बीजाणु जनन द्वारा। अब क्या होना चाहिए, दोनों युग्मकों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और दोनों युग्मकों का एक दूसरे के नजदीक आना कहलाता है, पौधों में कहलाता पॉलिनेशन यानी परागण, पॉलिनेशन या परागण। और हम जानते हैं कि पौधों में जो फीमेल जैमीट होते हैं, या मोस्टली ज़्यादातर जीवों में फीमेल जैमिटोफाइट जो होते हैं, फीमेल प्रजनन इकाई जो होती हैं वो अचल होती हैं, वो चल नहीं सकती, और मेल इकाइयाँ चल होती हैं। तो मेल इकाइयों को फीमेल इकाइयों के पास पहुंचना होता है, जाना होता है। तो जो प्रोसेस है जिसमें पराग कण बीजांड तक यानी पराग कणों में उपस्थित नर युग्मक एग सेल तक पहुंचते हैं, उस व्यवस्था को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस।